अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स की रिप्रेजेंटेशन की और उनकी जो टाइप्स हैं। तो टाइप्स को डिस्क्राइब करने से पहले हम वो क्राइटेरिया देखेंगे जिसकी बुनियाद पर कंस्ट्रेंट्स को जो है डिफरेंट टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। स्टूडेंट्स पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्टरी अबाउट कंस्ट्रेंट्स, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें चेंज नहीं आती। यानी हमने क्या कंक्लूड किया था? वी कंक्लूडेड दैट वेरिएबल corresponding to constraint does not change। तो इसकी हमने जो फर्स्ट एग्जांपल ली थी उसमें ये था, हमने बात की थी कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो लीनियरली मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। यानी अगर हमारे पास ये एक बॉडी है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो हमने कंक्लूड ये किया था कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी ज़ीरो है और जो इसका जी कोऑर्डिनेट है वो भी ज़ीरो है। यानी जो भी वाई कोऑर्डिनेट है उसका चाहे ज़ीरो या कोई और वैल्यू, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक जो है वो इक्वेशन बन जाती है कंस्ट्रेंट की। और इसी तरह जब हमने बात की थी प्लेनर मोशन की, मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें क्या था कि हमने फर्ज किया था कि ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर की बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, तो फिर वो मूव नहीं कर सकता अलोंग जी एक्सिस। तो ये उसका जी कोऑर्डिनेट था जो ड्यूरिंग इट्स मोशन जो है वो चेंज नहीं होता था। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बनती है। तो इसी तरह हमने एक और एग्जांपल ली थी सर्कल की, जिसमें ये था कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन में है और उसका जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्सक्यूज मी, उसका जो सर्कल है एक्स वाई प्लेन में है, तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो एक्स वाई प्लेन में होगी। तो जब वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करेगा, यानी अगर फर्ज कर लें कि ये हमारे पास जो है वो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो हर पॉइंट के ऊपर जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो चेंज होती है। लेकिन दो चीज़ें इसमें चेंज नहीं होती, एक तो उसका जी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता और दूसरा जो उसका रेडियस है वो चेंज नहीं होता। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। और जो रेडियस है वो भी आप पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के कोर्स में कि जो सर्कल का रेडियस है उसकी वैल्यू होती है, जो इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें दो कंस्ट्रेंट्स हैं, तो इसमें दो इक्वेशंस हमारी आएंगी। यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है तो एक इक्वेशन आ जाएगी,
इसी तरह पीछे हमने बात की है, यहाँ पर भी दो कंस्ट्रेंट है और हर कंस्ट्रेंट की एक एक जो है वो इक्वेशन है। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला कि ईच कंस्ट्रेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो रिजल्ट हमने क्या निकाला कि ईच कंस्ट्रेंट कैन बी represented with the help of an algebraic equation। जैसे भी हमने जो है उनकी जो है वो बात की है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि the scalar equations, we can say that the scalar equations that describe or prescribe, ठीक है, जो या तो बयान करती हैं या फिर कोई रास्ता तजवीज़ करती हैं, कोई ऑप्शन देती हैं, the path or the surface the scalar equations that describe or prescribe the path or the surface of constraint are called constraint equations, जैसे कि अभी हम जो है वो प्रीवियसली उसको देख चुके हैं। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होंगे दे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, और इन इक्वेशंस को हम नाम देंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। तो नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, उनकी इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है, उनकी तादाद को आइडेंटिफाई करना है। तो कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होना ज़रूरी है। तो अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, और टाइप्स को देखने से पहले हम वो क्राइटेरिया देखते हैं जिसकी बुनियाद पे कंस्ट्रेंट्स को जो है वो कैटेगराइज जो है वो किया जाता है। तो कंस्ट्रेंट्स आर क्लासिफाइड सॉरी constraints are classified into different types into different types based on 4 क्राइटेरिया। तो 4 क्राइटेरिया है हमारे पास जिसकी बुनियाद पे हम अपने कंस्ट्रेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज, हमने ये देखना है कि वेदर द कंस्ट्रेंट्स आर टाइम डिपेंडेंट
आर टाइम इंडिपेंडेंट। और सेकंड हमारे पास है कि whether the constraints are whether they are integrable, यानी अब हम उनके इक्वेशंस बना लेंगे, क्या देखें क्या वो इंटीग्रेबल हैं। इंटीग्रेबल algebraic relations among coordinates जो भी हमारे होंगे, और नॉन इंटीग्रेबल और नॉन इंटीग्रेबल। और थर्ड वन है whether they are conservative or dissipative। sorry whether they are conservative or dissipative। और फोर्थ हमारे पास है कि whether they are algebraic equations or algebraic inequalities। fourth one is whether the constraints are algebraic equations, यानी क्या हम उनको इक्वेशंस की सूरत में लिख सकते हैं या नहीं। algebraic equations or algebraic inequalities। तो ये चार जो हैं हमारे क्राइटेरिया हैं जिसकी बुनियाद पे हम अपने कंस्ट्रेंट्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम उनकी जो क्लासेस हैं उनको देखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर उसमें देखेंगे उन एग्जांपल्स के अंदर कौन कौन से जो हैं वो कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारी जो पहली टाइप है, और पहली जो टाइप थी हमारी उसकी जो क्लासिफिकेशन बेस थी वो थी टाइम डिपेंडेंस और टाइम इंडिपेंडेंस। तो टाइम के लिहाज से जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें हमारा जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसको हम नाम देते हैं स्क्लेरोनोमिक। स्क्लेरोनोमिक। और स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कौन से होंगे? These are the constraints. These constraints, scleronomic constraints, relations, इनके जो relations होंगे, जो mathematical इनके हम फॉर्म निकालेंगे, do not explicitly depend on time। depend on time, यानी जो हमारे स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स होंगे जब हम इनका रिलेशन निकालेंगे वहाँ से पता चलेगा कि
इनकी जो डिपेंडेंस है टाइम पे वो एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट है। तो अगर टाइम डिपेंडेंस एक्सप्लिसिटली हो तो फिर हम नाम देंगे एस्क्लेरोनोमिक, यानी कि वो कंस्ट्रेंट्स जो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना कर रहे हों उनको हम नाम देते हैं एस्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। और एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंस से मुराद ये होती है कि आप उनकी इक्वेशंस को जो टाइम वेरिएबल है उसको सेपरेट कर सकते हैं, और अगर वो टाइम वेरिएबल आप सेपरेट ना कर सकें तो उनको हम इम्प्लिसिटली डिपेंडेंट इक्वेशंस का नाम देते हैं। ये अपनी मैथमेटिक्स के अंदर जो है पढ़ा होगा। तो दूसरी जो हमारी टाइम के लिहाज से है, पहले तो ये थी कि जो टाइम पे डिपेंड नहीं करते उनको हम स्क्लेरोनोमिक कहते हैं। अब जो कंस्ट्रेंट्स हमारे टाइम डिपेंडेंट हैं उनको हम नाम देते हैं रियोनोमिक। रियोनोमिक तो ये क्या होंगे कि इनके जो रिलेशंस हैं दे विल डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, यानी ये जो रियोनोमिक कंस्ट्रेंट्स होंगे इनके जो रिलेशंस होंगे दे विल डिपेंड कि कंस्ट्रेंट रिलेशंस डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। इन सिंपली आप ये कह सकते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट हो तो एस्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट है, और अगर टाइम डिपेंडेंट हो तो फिर वो रियोनोमिक कंस्ट्रेंट जो होगा वो होगा। डिपेंडेंस से क्या मुराद है, इनकी ऐसा कंस्ट्रेंट जिसमें टाइम के लिहाज से चेंज ना आए तो वो एस्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट होगा। तो जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ जाए वो जो कंस्ट्रेंट होगा वो हमारे पास रियोनोमिक होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास थी जो नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया था वो था कि वेदर दे आर इंटीग्रेबल अलजेब्रिक रिलेशंस और नॉट। तो अब हम इस बेस पे जो है वो करने लगे हैं। तो वो कंस्ट्रेंट्स जो इंटीग्रेबल होते हैं या इंटीग्रेबल जो है वो नहीं होते तो उनको हम फिर नाम देते हैं होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। तो सेकंड वन इज होलोनोमिक नॉमिक कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट रिलेशंस, इनके जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस होंगे कंस्ट्रेंट रिलेशंस आर or can be made independent of velocities। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं और मोशन में अगर थ्री डायमेंशन की हम बात करते हैं तो उसमें एक्स है, वाई है और जी है, यानी एक्स डॉट और वाई डॉट और एक्स डॉट जी डॉट ये हमारी वेलोसिटीज होंगी। तो अगर हमारे जो रिलेशंस हैं वो वेलोसिटीज के इंडिपेंडेंट हो तो वो होते हैं इंटीग्रेबल। तो उनको हम नाम देते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉन होलोनोमिक। तो जाहिर है कि जो कंस्ट्रेंट्स है वो होलोनोमिक नहीं होंगे उनको हम नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स का जो है वो नाम देंगे।
यानी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जो या तो वेलोसिटीज पे डिपेंड नहीं करते, या फिर हम उनको रीअरेंज करके वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट जो है बना सकते हैं, उनको होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहते हैं। और दूसरी जब हम उनको वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट जो है वो बना लेंगे, तो वो कंस्ट्रेंट जो इंटीग्रेबल हो जाएंगे, तो उनको होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। और अगर नॉन इंटीग्रेबल रहें या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हों, तो उनको हम नाम देंगे होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। तो constraints that are not holonomic are known as non-holonomic constraints। तो अब हम बात करते हैं जो थर्ड हमारे पास थी बेस, थर्ड बेस थी कि whether the constraints are conservative or dissipative। तो कंजर्वेटिव से मुराद क्या होगी कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारी मोशन के दौरान किसी किस्म का जो है वो वर्क नहीं करेंगे, यानी एनर्जी का जो है वो ना लॉस होगा ना एनर्जी में इजाफा होगा, जबकि जो डिसिपेटिव होंगे वो एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो थर्ड वन इज कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट्स। कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट्स, तो कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट्स कौन से होंगे कि ड्यूरिंग मोशन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, of the system remains conserved। यानी एनर्जी में जो है ना इजाफा होता है ना जो है वो कमी होती है। इसका मतलब ये होगा कंस्ट्रेंट्स जो होगा उसकी फोर्सेस जो होगी हमारे सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का वर्क जो है वो नहीं करेंगी, जिसकी वजह से उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। और दूसरी जो है इसका काउंटर पार्ट वो है डिसिपेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स ये वो कंस्ट्रेंट होंगे जिसमें ड्यूरिंग मोशन जो है जो कंस्ट्रेंट फोर्सेस होंगी वो हमारे सिस्टम के ऊपर जो है वर्क करेंगी, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी, विल नॉट बी कंजर्व। यानी एनर्जी जो है वो हमारा जो सिस्टम का वो लॉस कर देगा। तो थर्ड वन जो थी, सॉरी फोर्थ जो थी वो थी कि हमारी जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं, क्या हम उनको इक्वेशंस की सूरत में, अलजेब्रिक इक्वेशंस की सूरत में, या इनइक्वालिटीज़ की सूरत में जो है वो लिख सकते हैं। तो इस बुनियाद पे भी जो कंस्ट्रेंट्स उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो इस बुनियाद पे जो हम कंस्ट्रेंट्स कैटेगराइज करते हैं उनमें जो फर्स्ट टाइप है उसको हम नाम देते हैं बाइलेटरल कंस्ट्रेंट्स। तो इन कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है कि एट एनी पॉइंट ऑन द कंस्ट्रेंट सरफेस, जो भी हमारे पास इसकी सरफेस मैथमेटिकली आएगी या फिजिकली आएगी, ऑन द constraint surface both the forward and backward motions are possible। इन बायलेटरल में ये होगा कि जहाँ पे ये कंस्ट्रेंट मौजूद होगा तो हमारी मोशन जो है वो दोनों साइडों पर जो है यानी कि इस तरफ मुमकिन हो सकती है, इस तरफ भी मुमकिन जो है वो हो सकती है। एट द सेम टाइम नहीं होगी, लेकिन उसके चांसेस होंगे कि वो राइट वर्ड भी मूव कर जाए और लेफ्ट वर्ड भी जो है मूव कर जाए, यानी कि दोनों तरफ मूव करने में किसी किस्म की उसमें रुकावट जो है वो नहीं होगी। तो इसका जो दूसरा अपोजिट है
काउंटर पार्ट है वो है यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट। और ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं इनको हम अगली स्लाइड में लिख लेते हैं कि these constraints are not in the form of inequalities, यानी bilateral constraints। जब हम इनकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये बताता है कि इनके जो रिलेशंस होंगे, bilateral constraint relations are not in the form of inequalities, but are in the form of equations, but are in the form of इक्वेशंस। यानी बायलेटरल कंस्ट्रेंट जो होंगे वो होंगे जो हमें दो तरफा मोशन जो है बताएंगे किसी पॉइंट के ऊपर, और इनकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो एक इक्वेशन की सूरत में होगी। तो इनका जो अपोजिट काउंटर पार्ट है वो होगा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल, अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक तरफ मोशन को जो है वो अलाउ करेगा, यानी इसमें ये होगा कि एट सम पॉइंट्स जो यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट्स होंगे दे विल अलाउ एट सम पॉइंट्स नो फॉरवर्ड मोशन, नो फॉरवर्ड मोशन। तो इसको जब हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो वहाँ मज़ीद ये क्लियर हो जाएंगे। तो इनको अगर हम इनकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं तो वो आती है इन इक्वलिटीज़ की सूरत में, यानी कि इक्वेशंस की सूरत में नहीं आती, इन इक्वलिटीज़ की सूरत में आती है। तो इसलिए जो हमारे कंस्ट्रेंट जिनको हम इक्वेशंस की सूरत में लिख सकें उनको बायलेटरल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, और जिनको हम इनइक्वलिटीज़ की सूरत में लिखें उनको हम यूनिलेटरल जो है वो कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को कंस्ट्रेंट्स की रिप्रेजेंटेशन, कंस्ट्रेंट की जो टाइप है, कंस्ट्रेंट्स की जो कैटेगराइजेशन है, जिस पेज में हम कैटेगराइज करते हैं कंस्ट्रेंट्स को, जो चार हमने पढ़े हैं, नंबर 1 ये है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। और उसके बाद जो कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स हैं उनका आपको पता चल गया होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी। तो मज़ीद इंशाल्लाह जो है जब हम इसकी जो टाइप एग्जांपल्स लेके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो मज़ीद इनकी जो बारे में हमने डिफ़ाइन किया है उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।